नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोचीराम कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोचीराम कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको मोचीराम कविता का क्या करना है, संक्षिप्त में परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंधा युग धर्मवीर भारती की किस कोटि की रचना है। यानी कि दोस्तों जो अंधा युग है, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की किस कोटि की रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की किस कोटि की रचना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। यानी कि दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये कब प्रकाशित किया गया था, इसके आपको प्रकाशन के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय को भारत भारती पुरस्कार कब मिला था। यानी कि दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर तो चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय को भारत भारती पुरस्कार कब मिला था। यानी कि दोस्तों ये जो पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार, ये दोस्तों अज्ञेय को कब मिला था, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्ण किरण के रचनाकर का नाम लिखिए। यानी कि दोस्तों जो ये स्वर्ण किरण है, यहाँ पर दोस्तों आपको स्वर्ण किरण के क्या करना है, रचनाकर का नाम बताना है कि स्वर्ण किरण के रचनाकर कौन है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों के नाम लिखना है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भी काव्य कृतियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी किस काल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो बिहारी है, बिहारी किस काल के कवि है, यानी कि आपको काल के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी किस नरेश के समकालीन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो जायसी थे, जायसी किस नरेश के समकालीन थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो कवितावली है, कवितावली में छंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको कवितावली में छंदों की संख्या के बारे में आपको बताना है कि कवितावली में छंदों की कुल संख्या कितनी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभिनव जयदेव है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो छायावादी काव्य है, यहाँ पे दोस्तों आपको छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों क्या करना है, उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, यहाँ पे दोस्तों आपको रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा की जो भी विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्यापति की गीतों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यापति हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यापति की गीतों की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। यानी कि विद्यापति के जो भी गीत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यापति के गीतों की जो भी विशेषता है, उन विशेषताओं पर क्या करना
करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की क्या करना है, समीक्षा करना है। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्रयोगवादी काव्य है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बताना है और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है, और इसको स्पष्ट करते हुए क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। यानी कि जो प्रयोगवादी काव्य है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य क्या करना है, प्रयोगवादी काव्य के योगदान के बारे में आपको बताना है और इसकी समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो रीतिकालीन कविता है, यहाँ पे दोस्तों आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देना है और विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो सूरदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सूरदास जी के द्वारा रचित जो भ्रमर गीत है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, भ्रमर गीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। यानी कि सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो तुलसीदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की काव्य कला पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आचार्य केशव दास हैं, आचार्य केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो आचार्य केशव दास हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, इसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। यानी कि आपको बताना है कि आचार्य केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि है कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो घनानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको घनानंद के विरह वर्णन पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो निराला है, यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के छायावादी काव्य क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के छायावादी काव्य की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों जो धूमिल है, यहाँ पर दोस्तों आपको धूमिल के काव्य भाषा पर क्या करना है, धूमिल के काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कबीर ने अपने समय के धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करने तथा पारस्परिक विरोध मिटाने का सफल प्रयास किया है, सिद्ध कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने अपने समय के धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करने तथा पारस्परिक विरोध मिटाने का सफल प्रयास किया है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी लोक मंगल के कवि हैं, प्रमाणित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी लोक मंगल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इसको प्रमाणित करना है कि तुलसी जो है लोक मंगल के कवि हैं कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की भक्ति पद्धति की सुधारण विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूरदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सूरदास की भक्ति पद्धति क्या करना है, उदाहरण सहित विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो गोरखनाथ है, यहाँ पर दोस्तों आपको गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं क्या करना है, गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं की संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों जो छायावादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं को क्या करना है, उल्लेख करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न के बारे में बता दिए। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।